गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉकेट वीडियो के सेशन में आप लोगों का अपना बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करें पॉकेट वीडियो के जनरल नॉलेज वाला एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के डिस्कशन को। तो ये जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ मिताक्षर की रचना किसने की है। देखिए ये मिताक्षरा की बात किया जा रहा है कि मिताक्षरा जो है किसने रचना की है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञानेश्वर। ये विज्ञानेश्वर जो थे ना, ये चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक विक्रम छठा के दरबार में रहते थे और विज्ञानेश्वर की रचना किया। यह किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में आता है। मनु के द्वारा मनु स्मृति की रचना किया गया है, मनु स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित भारतीय राज्यों में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है। तो विच इंडिया स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन अमंग ऑल ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मैप अपना इंडिया का बना लेते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी हमको। देखिए ये आ गया हमारा अरब सागर, ये हो जाएगा हिंद महासागर, और ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो एरिया है भारत का दक्षिणी भाग, इसी साइड में जितने भी कोस्टल एरिया होगा वो सब इसी एरिया के साइड में, इसी साइड में पड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि टोटल भारत के कितने राज्य है, तो इसमें हम टोटल देखते हैं कि भारत के समुद्र से लगने वाले टोटल राज्यों की संख्या 9 है। कितने हैं? तो 9 है। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा गुजरात, दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आ जाएगा गोवा, चौथा आ जाएगा कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा केरल, इधर आ जाएगा तो तमिलनाडु, के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, के वेस्ट बंगाल। अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है, ये वाला है इधर का है ये पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट, और इधर हो जाएगा पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, पश्चिमी तट। तो ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पूरे भारत की बात नहीं कर रहा कि पूर्वी तट, तो पूर्वी तट में ये हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा सबसे लंबी समुद्री तट वाला लाइन है, तो सॉरी राज्य है, तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लगभग इसका आ जाएगा 976 किलोमीटर, ये लगभग किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस यहाँ पर कवर करता है आंध्र प्रदेश। अगर सबसे पूरे किसी भी प्रकार के तट का जिक्र न हो कि पूर्वी या पश्चिमी, सीधे कहेगा कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यह लगभग 1214 किलोमीटर की दूरी इसका समुद्र के साथ लगता है एरिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा, मात्र 101 किलोमीटर के अप्रोक्स में है ये गोवा। तो ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे टोटल कितने स्टेट है, तो 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ओवरऑल में यदि अगर पूर्वी में बोल देगा कि पूर्वी कोस्टल एरिया में सबसे लंबी कोस्टल एरिया का लाइन वाला जो राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है? कैबिनेट, किस आर्टिकल्स में कैबिनेट के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल 54 में क्या है? सबसे पहले तो आर्टिकल 352 को ही हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, आपातकाल के बारे में आप सभी जानते हैं। आपातकाल, भारत में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यह जर्मनी के संविधान से इसका संबंध है। कहां से? तो जर्मनी के संविधान से। कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। ये 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में। तो यहीं पर कहा गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उसके लिए 3 कंडीशन दिया गया है, और 3 कंडीशन में कहा गया है कि जब युद्ध की स्थिति होगा, युद्ध हो जाएगा, यदि कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर देता है, यानी कि आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर में यदि कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो संसद के द्वारा, इसे पहले तो राष्ट्रपति कर देते हैं, फिर संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहीं पर कहा गया कैबिनेट के बारे में, यहीं पे चर्चा आता है आर्टिकल 352 में, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 352 में। और राजकीय आपातकाल की बात आएगी तो आर्टिकल 356 में, और वित्तीय आपातकाल की जब बात आएगी तो आर्टिकल 360 में। अब तक ये वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लागू हुआ है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू हो चुका है देश में, तो 3 बार लागू हुआ है। जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1960, उसके बाद बांग्लादेश जब बना था 1971 में, उसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो 1975 में। तो ये 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक लागू हो चुका है। राजकीय आपात अगर कहेंगे कि सबसे फर्स्ट टाइम किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में, और सबसे लंबे टाइम तक भी पंजाब में ही लगा था। अप्रोक्स अगर बिहार की हम बात करते हैं तो ये लगभग बिहार में 8 बार अब तक राजकीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करेंगे तो मणिपुर में लगा हुआ है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 74 में ना मंत्री परिषद की चर्चा है। मंत्री परिषद। और आर्टिकल 75 में क्या है? तो कहा जाता है कि आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह से करेंगे। तो मंत्रियों की नियुक्ति की बात है। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे, बट किनके सलाह से? तो प्रधानमंत्री के सहायता से, उनके सलाह पर। आर्टिकल 312 में किसकी चर्चा है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा आर्टिकल 112 में। अगर धन संपत्ति की बात करेंगे कि धन विधेयक के बारे में चर्चा, तो 109 से वहां से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फुलकारी पारंपरिक कढ़ाई कला भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फुलकारी पारंपरिक कढ़ाई कला की जब बात आएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के क्षेत्रों में यह कढ़ाई की जाती है। दुपट्टा पर, खास तौर पर वहां की महिलाएं जो दुपट्टा है, क्योंकि वहां का जो मेनली पोशाक है, वस्त्र, वो सूट सलवार है, तो उसमें जो दुपट्टा होता है उसमें ज्यादा कढ़ाई जो किया जाता है वो इसी कला के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ उन लोगों में जो भांगड़ा होता है उसमें इस कला का काफी ज्यादा महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब बी, फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? ये चोल राजवंशों के बारे में बात कर रहा है। तो अगर कहेगा कि गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने लिया? उपाधि, तो उपाधि की बात आएगा तो ये आ जाएगा राजराज प्रथम।
जिसने गंगईकोंड चोलम की उपाधि लेता है। और एक मिनट, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर। राजेंद्र प्रथम जो आएगा वो गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजेंद्र प्रथम ही रहते हैं, राजेंद्र चोल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अब हम देखेंगे चोल वंश के बारे में थोड़ा सा। तो चोल वंश क्या है? चोल वंश में क्या होता है कि यह भारत के दक्षिण के क्षेत्र में इसके संस्थापक की जब बात करेंगे हम, तो विजयालय। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहां हो जाएगी? तंजौर। चोल वंश में एक और बात आएगी कि भगवान शिव जो थे उनका जो नटराज स्वरूप का प्रतिमा बनाया गया वो सबसे पहले इसी वंशजों के द्वारा बनाया गया था। नटराज मूर्ति किस चीज का बनाया गया था? तो कांसा का। ठीक है, इसके बाद स्थानीय स्वशासन का पहला प्रारंभ भी चोल वंश के शासकों के द्वारा देखा जाता है। इसके साथ अगर हम राज प्रथम की बात करें, चोल वंश के शासक, इसने क्या किया कि राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने किया। और गंगईकोंड चोल की तो उपाधि लिया ही गया, साथ ही साथ एक नगर भी बनाया गया है, शहर का भी स्थापना होता है, वो भी गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से। गंगईकोंड चोलपुरम ये क्या था? तो एक नगर बसाया गया था मदुरई के क्षेत्र में। उसके बाद एक गंगईकोंड एक तालाब भी ये आकर के, जब वहां देखिए ये क्या होता है ना, जब राजेंद्र प्रथम के बारे में, ये हालांकि ये राज प्रथम ही एक शक्तिशाली राजा रहते हैं चोल वंश के। ये क्या करते हैं? श्रीलंका को जीतते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं जीत पाते, अभियान अपना चलाते हैं। बट राजेंद्र जो चोल थे, इसने श्रीलंका को पूर्णतः जीत लेता है, मालदीव को जीत लेता है, और साथ ही साथ बंगाल के क्षेत्रों में जब अभियान करते हैं तो वहां पर के जो शासक रहते हैं, पाल वंशज शासक, उनको पराजित करते हैं। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि वो गंगा का क्षेत्र था, गंगा के द्वाब को वो जीत लेते हैं और वहां से गंगा जल लेके आते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं गंगा के क्षेत्र को जीतने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए उन्होंने गंगईकोंड चोल के उपाधि से स्वयं को घोषणा करते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि गंगा के क्षेत्रों को जीत लिया। और इसीलिए इसी यादगार में एक तालाब भी बनाते हैं और यहाँ पर आकर के एक नगर भी बसाते हैं। तो ये इनसे कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहा। और सबसे ये राजेंद्र प्रथम के बारे में आता है कि इन्हें पूर्णतः श्रीलंका को विजिट करते हैं। और आप लोगों को सेशन कैसा लगता है लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।